कोई एब्सेंट है क्या? नहीं सर, एब्सेंट नहीं, बस चलो, चाहिए थी रिकॉर्डिंग। ओके ओके ठीक है। अच्छा, तो कंडक्टर हमारा केस वन, जहाँ की ये एनर्जी लेवल इतना कम है, ये एनर्जी लेवल नहीं, एनर्जी गैप इतना कम है कि रूम टेम्परेचर में भी इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी लेकर के थर्मल एनर्जी से, यानी आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उनमें आपस में जो जो वो है काइनेटिक एनर्जी है, उसी का ही एक्सचेंज होकर के वो कंडक्शन बैंड में आ सकते हैं। ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। ठीक है, एक सर, सेकंड। एक डाउट था। बोलो। सर, जैसे मैं एनसीईआरटी पढ़ी थी तो उसमें दे रखा था जो इंसुलेटर्स में एनर्जी गैप होता है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाँ होता है। हाँ। तो क्या हम कंडक्टर्स के केस में ये कह सकते हैं कि नेगेटिव में होगा? नहीं ये ओवरलैप कर नहीं, रहे हैं तो। ओके ओके, ओवरलैप कर रहे हैं तो तुम पॉजिटिव का अपोजिट लिखना चाह रहे हो, इसलिए कि ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन गैप तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो गैप, अगर तुम ये कहो कि अगर हम एनर्जी गैप ऐसे डिफाइन करें, सपोज ऊपर ये E1 और नीचे E2, ठीक है, E1 माइनस E2 इज ईजी। ठीक है, अब यहाँ पर E1 नीचे आ गया, E2 ऊपर चला गया, तो E1 माइनस E2 विल बी निगेटिव। ठीक है, ऐसे ठीक है, मैथमेटिकली लग रहा है निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे हमें बेटर होगा ये कहना कि गैप नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली E1 और E2 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता। जब वो मर्ज हो गए तो फिर वैलेंस बैंड की अपर लेवल का कोई सिग्निफिकेंस थोड़ी है। ठीक है, अब तो ये कंटिन्यूस एक सिंगल बैंड हो गई, तो बीच में अब ये E1 E2 का कोई मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है, तो रादर देन तुम गैप को वो ईजी को निगेटिव बोलो, वो ज़्यादा सुटेबल नहीं है। बेटर ये होगा कि ये मर्ज हो गए, ये कह दो। ठीक है, सुपरपोज हो गए तो मर्ज हो गए। ठीक है, अब मर्ज हो गए तो ये मैं कंडक्टर के लिए दो केसेस दिखा रहा हूँ। एक तो या तो पूरी तरह से ओवरलैप हो गए हैं, या गैप है तो वो बहुत कम है। इतना कम है कि वो हमारा नॉर्मल थर्मल एनर्जी जो उनके टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर भी अवेलेबल होगी, उससे ही वो जंप कर जाएगा। तो यानी कि इन दोनों ही केस में कंडक्शन बैंड में देर इज़ अ गुड क्वांटिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कंडक्टर। फिर सर, कंडक्टर, हाँ, और कि अगर कंडक्शन बैंड फुली फिल्ड हो तो कंडक्शन बैंड फुल्ली फिल्ड हो। अच्छा, हाँ। फुल्ली फिल्ड यूजुअली नहीं होगा। ठीक है, फुल्ली फिल्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंडक्शन बैंड जिन जिन एनर्जी लेवल से मिलकर के बनी है वो फुल्ली फिल्ड नहीं होंगे, क्योंकि वैलेंस, अपर मोस्ट जो फील्ड है वो कौन सा है, वैलेंस है। ठीक है, वैलेंस के ऊपर वालों से ही कंडक्शन बैंड जो बन रही है वो तुम्हारी लास्ट वैलेंस बैंड है या उसके ऊपर के एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो वो फुल्ली फिल्ड होने के तो चांस नहीं है, स्पेशली ये सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर तो हमारे एक पर्टिकुलर कार्बन फैमिली वाले ही होते हैं। ठीक है। यस। हम्म, अच्छा, अब केस ये हमारा कंडक्टर का हो गया पूरा। कंडक्टर का ये पूरा हो गया। सेमीकंडक्टर में ये जो गैप होता है Eg लेस देन 3 eV होता है, और बिल्कुल यही तुम बना सकते हो इंसुलेटर में, बस Eg ग्रेटर देन 3 eV लिख करके। ठीक है। सर बोलो। सर कंडक्टर के केस में सर एक केस आता है जिसमें कि बैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड जो होती है वो पार्सली फिल्ड होती है, तो वो क्या एक्सप्रेस करता है? हाँ, ये मैंने बताया तो अभी ऊपर, क्या एक्सप्रेस करता है, थोड़ा मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ नहीं तुमको। सर, मतलब हाँ हाफ फील्ड होते हैं, मतलब कंडक्ट वैलेंस बैंड और हाँ। कंडक्टर अच्छा, दोनों। हाफ फिल्ड होते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो सर तो वैलेंस बैंड, अगर हम देखें तो जैसे सेमीकंडक्टर का एग्जांपल लिया था सिलिकॉन वगैरह का, तो उसमें फुली फील्ड था। तो वो फुली फील्ड, अगर मान लो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जा रहे हैं तो वो अपनी जगह पे एक स्पेस छोड़ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कुछ प्रेजेंट हैं, कुछ स्पेसिस खाली है, और जो स्पेसिस खाली हैं वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा करके फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए। ये है, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री टू मूव विद इन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन। जो तुम नाइन्थ या टेंथ क्लास से पढ़ते आए हो ना कि कंडक्टर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कंडक्शन बैंड में है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड में, दे आर बाउंड टू अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस।
ठीक है। तो वैलेंस बैंड में बाउंड टू न्यूक्लियस। अच्छा, अभी ये चीज़ अभी फिर से आएगी जब हम लोग अभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखेंगे, वहाँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तुम जो अभी फील तुम चाह रहे हो ना, वो फील वहाँ पर आ जाएगी, बॉन्ड वगैरह से पूरा दिखाया जाएगा, तो वहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया रिवीजन। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लास्ट क्लास में कुछ किया था क्या? हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ तक रिवीजन किया था? रिवीजन नहीं, मतलब कहाँ तक पढ़ा था? पीएन जंक्शन नहीं स्टार्ट हुआ था, ये भी नहीं हुआ था। अभी इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पढ़ना है। हाँ, ये सेल्फ स्टडी मैंने यहाँ तक बोला था तुम लोगों को, बट पढ़ा कहाँ तक? तुम लोगों ने किया सेल्फ स्टडी? कितने लोगों ने किया, ज़रा बताओ। घर पे खोलते भी नहीं हो जो चीज़ पढ़ाई जाती है। अगर तुम केवल इतना करना शुरू कर दो कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको घर पे तुरंत सेम डे एक बार रिवाइज करके फिर नोट्स बना लो, तो तुम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, और तुम्हारे 50% ऑफ द वर्क जो तुम्हारा जेई में सिलेक्शन का तुम्हारा एम है या सीबीएसई का एम है, 50% काम केवल इतने से ही हो जाएगा कि तुम बस फेयर नोट्स बना लो सेम डे में, उसके बाद क्लास के बाद में। अच्छा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से पहले हम लोग ये तो बैंड स्ट्रक्चर कर चुके थे। ठीक है, अब यहीं पर आ रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है। इंट्रिंसिक है मतलब प्योर, ठीक है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर। एक्सट्रिंसिक मतलब हमने कुछ एक्स्ट्रा उसमें मिला दिया, ठीक है, कुछ बाहर की चीज़ हमने उसमें मिला दी। तो हम प्योर में से जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इनकी बात करेंगे। दोनों का ही बिल्कुल सेम टाइप से स्ट्रक्चर है। जैसे कार्बन का क्या होता है, कार्बन का 1s2 2s2 2p2 ऐसा होता है 6। सिलिकॉन में 1s2 2s2 2p6 तक तो हो ही जाएगा, मतलब पूरा फील्ड है 2s2 2p6। उसके आगे 3s2 3p2, ठीक है, यानी कि थर्ड ऑर्बिट तुम्हारी लास्ट ऑर्बिट है। जर्मेनियम में यही चीज़ लास्ट में 4s2 4p2 हो जाएगा, ठीक है। फिर तो इनका जो हमारा जो इनका बिहेवियर है वो लास्ट ऑर्बिटल पे डिपेंड कर रहा है। ये लास्ट जो 3s2 3p2 है, 4s2 4p2 है, तो इन सब का हम ये कह सकते हैं कि ns2 np2 वाला स्ट्रक्चर है, जिसमें कि लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 4n तुम लोगों को याद होगा, हमने पिछली क्लास में किया था, ठीक है, कि अगर सॉलिड में टोटल n एटम्स हैं और एक एटम में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देयर आर 4n इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। और कितनी स्टेट्स अवेलेबल थी उनको फिल करने के लिए? तो S में तो पूरा फुल्ली फिल्ड है, और P में कितने होते हैं? P में 3 होते हैं, P में 3 होते हैं, ठीक है। P में ऐसे 3 बनते हैं ना। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी कितने की है? 3 + 1 4 4, और हर एक में 2 2, तो 8n की अवेलेबिलिटी है। तो इस तरह से हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। चलो, अब हम आते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का किस तरह से अंदर स्ट्रक्चर है। तो तुम लोगों को पता ही है कार्बन क्या करता है, कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। उसी तरह से सिलिकॉन का होगा, सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। कैसे बॉन्ड फॉर्म करेगा? मोस्ट प्रोबेबली कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, जिसमें इक्वल शेयरिंग होगी। इसी तरह से जर्मेनियम, ठीक है। अच्छा, अब जब ये सिलिकॉन का जो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक बॉन्ड का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक। ये सबको पता ही है इस तरह का। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कौन से वाले बैंड के हैं? ये कंडक्शन बैंड के हैं कि वैलेंस बैंड के हैं? कोई बताएगा? ये कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस बैंड के। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कौन सा होगा? वैलेंस बैंड, ठीक है, बंधे हुए हैं ये। लेकिन अगर इसको एनर्जी कहीं से मिल गई, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें से किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिल गई, बॉन्ड ब्रेक करके चला गया, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई। उसको मैं एक सर्किल से बना देता हूँ, ये वैलेंसी क्रिएट हो गई, इसको बोलते हैं होल। ठीक है, और वो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से एनर्जी लेके चला गया वो कहाँ चला गया, वो कंडक्शन बैंड में चला गया। ठीक है, तो ये वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डेड, उनमें एक कम रह गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई, इसको हमने बोला होल। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला वो कहाँ चला गया। अगर तुम स्पेस वाइज देखो, मतलब मैं अगर तुम्हें वीडियो दिखा रहा होता सपोज इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर, तो कहीं वो ऐसा नहीं कि कहीं इसको छोड़ करके कई किलोमीटर दूर चला गया, वो है यहीं इसी सॉलिड के अंदर, लेकिन वो इस सिलिकन से अटैच्ड नहीं है बस। ठीक है, और एनर्जी डायग्राम में वो कहाँ पहुँच गया, वो कंडक्शन बैंड में पहुँच गया, ऊपर उठ गया, एनर्जी रिली उसने ले ली तो वो हायर एनर्जी का हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारे बैंड स्ट्रक्चर थे वो उसमें क्या दिखाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ आ गया। ठीक है, और अगर मैं इस फिजिकल डायग्राम में दिखाऊं कि इसमें कहाँ है, तो वो मैं कुछ अलग से ऐसे अलग से दिखा दूंगा, ये फ्री है यहाँ मूव करने के लिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, बैटरी लगा दी है, तो ये बैटरी के फील्ड में मूव करने के लिए फ्री है, जबकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री नहीं है। ठीक है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नॉट फ्री टू मूव। अच्छा, अब ये जो वैकेंसी है ये तो बड़ी अनस्टेबल सी चीज़ है। ठीक है, ये तुम्हारी मतलब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो ये इट इज़ इन सर्च ऑफ सम इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्शन बैंड में है वो यहाँ पे निकलता हुआ आया और वो इस वैकेंसी में आके सेट हो गया। अगर वो इलेक्ट्रॉन जो कि पहले फ्री था, कंडक्शन बैंड में था, वो जरूरी नहीं कि जो यहाँ से गया था वही, उसके आने के चांसेस तो बहुत कम है, कोई और इलेक्ट्रॉन टहलता हुआ आया और वो यहाँ पे वैकेंसी में आके बैठ गया। तो एनर्जी डायग्राम में क्या बनाया जाएगा कि एक कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में, ऊपर कंडक्शन बैंड है नीचे वैलेंस बैंड, तो वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि वो एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आया टहलता हुआ और यहाँ पे वैलेंसी में आके बैठ गया, वैकेंसी में आके बैठ गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, यहाँ पे तो एनर्जी देनी पड़ी थी, तब ये ऊपर गया था, ऊपर से जब नीचे आता है तो एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, इस होल में सेट हो गया, तो अब ये होल खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये कंडक्शन बैंड से आया था, तो इसमें बस होल डिस्ट्रॉय हो गया और कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि एक दूसरे बॉन्ड को ब्रेक करके एक इलेक्ट्रॉन आया होता। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, और यहाँ पे और कहीं पे ये सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए होंगे। ठीक है, इस सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए होंगे। ठीक है, तो और कहीं से कोई बॉन्ड ब्रेक होकर के एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, सपोज यहाँ से ये मैंने बॉन्ड ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड था वो मैंने ब्रेक कर दिया, और ये एक दूसरे सिलिकॉन का है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे वैकेंसी हो गई, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पे पहले वैकेंसी थी, मैंने यहाँ से उठा करके यहाँ पुट कर दिया इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो गया तो फिर क्या हुआ, वो होल यहाँ मूव कर गया, अब होल की न्यू पोजीशन आ गई। ठीक है, अगर मैं होल के मोशन का डायग्राम बनाऊं, सर हाँ एक सेकेंड, होल हमारा यहाँ से यहाँ मूव कर गया। बोलो। सर मुझे ना इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा, और सर मतलब ऐसे नोट्स भी नहीं बन पा रहे। सर आप नॉर्मल बोर्ड पे स्विच करके पढ़ा लोगे? अच्छा। थोड़ा मतलब मेरे को बहुत ही कम समझ आ रहा है इस चैप्टर में हो अच्छा, क्या रहा है। तुमको जो सेल्फ स्टडी लिए दिया था वो पढ़ के आए हो? सर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा तो था, मैंने ट्राई भी किया था, लेकिन मुझे वो अच्छा। नहीं समझ आ रहा। मैंने शुरू से पढ़ने का ट्राई किया था। अच्छा, शुरू से बैंड स्ट्रक्चर से। हाँ मतलब मेरे को ये बात चलो समझ आ गई कि वो हाँ। एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाता है, हम्म, पर फिर वो ग्राफ भी था, मतलब चलो वो भी थोड़ा समझ आ गया, पर उसके बाद कुछ नहीं आ रहा समझ। तो मुझे वो चीज़ बताओ जो चीज़ नहीं समझ में आई तुम्हें। बैंड स्ट्रक्चर समझ में आ गया, क्या चीज़ एग्जैक्टली सर नहीं मुझे समझ बस में वो आई? हाँ। सर मैं मतलब मैंने थोड़ी सी अभी शुरू में मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई थी, थोड़ा लेट हो गई थी, तो हम्म। मैंने अभी शुरू में अभी मिस कर दिया। अभी तो मैंने पूरा रिपीट कराया था पिछली क्लास का, तो अभी तुमने जब तक ज्वाइन किया सर है। मुझे बैंड स्ट्रक्चर में बस आई गेस फिर मुझे रीजन मतलब
हाँ, मुझे वो भी क्लियर नहीं है, मुझे बस अच्छा तो रीजन समझ आया कि एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाते हैं तो बैंड तो बन बस जाते हैं। उतना ही जानने की ज़रूरत है, उसकी मैकेनिज्म अगर नहीं भी समझ में आई हो तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैकेनिज्म जो मैंने इलेक्ट्रॉन पास पास एटम पास पास आया तो उससे स्प्लिटिंग हुई, वो चीज़ जो पिछली बार मैंने डिटेल में बताई थी, वो उतना डिटेल ज़रूरत नहीं है अभी। केवल इतना ज़रूरत है कि दो बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है मूव करने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर एटम से अटैच नहीं है। और वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है दे आर बाउंड विद सम एटम। अच्छा, मैंने यहाँ पर अभी तुम्हें सब कुछ मैं एक्सप्लेन ही तो कर रहा हूँ, मैंने कहीं पे कोई रीडिंग तो नहीं कराई। और मैं हमेशा जब रीडिंग कराता हूँ उससे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, रादर देन कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं रीडिंग नहीं कराता हूँ, पहले मैं पूरी कहानी नॉर्मल वे में एक्सप्लेन करता हूँ, तो वो मैं यहाँ पे अभी कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तो रीडिंग ही नहीं हुई है, तो तुम समझ लो कि मैं उधर जो दूसरी मेरे वन नोट है वहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पे तो बस स्पेस ही तो यूज़ कर रहा हूँ। तो वही चीज़ तो अभी मैं अगर वहाँ वन नोट पे बताता तो यही तो डायग्राम बनाता, यही तो समझाता। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पर? अगर मैं रीडिंग करवा रहा होता अभी लाइन बाय लाइन तो फिर तुम कहते कि डिफरेंस है, बट रीडिंग तो मैं तब कराऊंगा जब मैं पहले। सर वो ठीक है, पर हम्म मुझे फिर एनर्जी बैंड में वो दो हम्म बैंड ऐसे क्यों है, मतलब हम्म थोड़ी स्टार्टिंग से ही फिर क्लियर अच्छा, नहीं है अभी। अच्छा, देखो देखो बैंड दो क्यों हैं? अगर मैं कहूँ कि एनर्जी लेवल केवल दो ही हैं क्या, तो एनर्जी लेवल तो दो नहीं है। ठीक है, तुम अपने जो भी डाउट है मुझसे पूछो तो मैं उनका आंसर करता हूँ, तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। एनर्जी लेवल तो इसके नीचे भी थे। ठीक है, ये तो आउटर मोस्ट थी, nth शेल था ये, और नीचे n-1 n-2 नीचे जा करके 1 2 3 4 वो भी होंगे। ठीक है, तो जो नीचे वाले हैं वो क्योंकि आउटर मोस्ट नहीं है तो वो दूसरे एटम्स के फील्ड से अफेक्ट नहीं हुए, तो इनमें स्प्लिटिंग नहीं हुई। ठीक है, इनमें स्प्लिटिंग नहीं हुई और ये अंदर हैं तो ये हमारे डिस्कशन में नहीं आ रहे। ठीक है, तो ऐसा मत समझो कि इससे नीचे के लेवल नहीं है, इससे नीचे एनर्जी लेवल्स हैं, दे आर वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स, तो उनमें स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। ठीक है, और बहुत पास पास आए थे तो मैंने तुमको दिखाया था कि स्प्लिटिंग नीचे n-1 वाले में थोड़ी सी हुई थी बहुत पास आने पर, लेकिन हम लोग उस चीज़ का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमारे लिए आगे के डिस्कशन के लिए केवल हाईएस्ट ऑक्यूपाइड जिसको हम वैलेंस बैंड कह रहे हैं और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड, बस यही दो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें ये सर बताया था। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड का क्या मतलब है? अच्छा, इसका मतलब ये है जैसे हाइड्रोजन का हमारा हमने बनाया था। हाइड्रोजन में देखो हमने ऐसे बनाया था, n=1। ठीक है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही होता है ना हाइड्रोजन में, तो हम फिर n=2 n=3 ये सब क्यों पढ़ते हैं? ये अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी तो वो ऊपर जा सकता है, यानी कि ऊपर उस एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए अवेलेबल है स्पेस। ठीक है, एनर्जी वाइज हम यहाँ पे देखें कि एनर्जी -3.4 eV कोई इलेक्ट्रॉन पजेस कर सकता है, यस कर सकता है। ठीक है, -1 पॉइंट समथिंग जो आया था, 1 पॉइंट क्या था ऊपर वाला, तो वो एनर्जी रख सकता है इलेक्ट्रॉन, यस रख सकता है। ठीक है, लेकिन ग्राउंड स्टेट में तो बस n=1 ऑक्यूपाइड है, और अनऑक्यूपाइड ऊपर कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं? n=∞ तक पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब तुम्हारा आंसर मिल गया कि लोएस्ट अनऑक्यूपाइड का क्या मतलब है, जो मैं कंडक्शन बैंड के लिए मैंने वर्ड यूज़ किया था, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, हाँ, क्योंकि ओके सर। अनऑक्यूपाइड तो इन्फिनिटी तक जा सकती है, तो ये लोएस्ट है उनमें। और लोएस्ट की हम बात क्यों कर रहे हैं, वही हमारे लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि वैलेंस बैंड से जंप करेगा तो पहले कहाँ जाएगा? सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ क्या है? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड में जाने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और जो चीज़ हम लोएस्ट अनऑक्यूपाइड में जाने के लिए, कंडक्शन बैंड में जाने के लिए पढ़ेंगे, वही चीज़ अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाए और ऊपर चला जाए तो भी वो फ्री हो जा रहा है। तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हम कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो मोस्ट ऑफन जाता है उसी की स्टडी करें, और आगे ऊपर भी चला गया तो हमारे लिए बिहेवियर तो उस इलेक्ट्रॉन का यही रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि वो जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है कि सरफेस छोड़ के चला जाता है, वैसा हो जाए। ठीक है, वो हो जाए तो ठीक है, वैसा भी हो सकता है, बट वैसा होता नहीं है यूजुअली, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है। ठीक है सर, मुझे ये बात तो क्लियर हो गई। उसके बाद हम्म। मतलब ऐसी क्या चीज़ हो रही है कि ये मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है? हाँ, ये एनर्जी कहाँ से आई? तो हाइड्रोजन में कहाँ से आती है इलेक्ट्रॉन को n=1 से 2 ऊपर जाने के लिए? तो वो हम या तो वो जो वैक्यूम ट्यूब होती है उसमें हम वोल्टेज लगाते हैं।
ठीक है। या हम यूवी लाइट उस पर इंसिडेंट कराते हैं तो वो इनसे उसके फोटोन इनको एक्साइट करते हैं, तो इस तरह का कोई मैकेनिज्म होगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। हीट हो सकता है, हाई वोल्टेज हो सकता है, यूवी लाइट हो सकती है। ओके, ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। चलो और बताओ, और जहाँ पे भी रोकना हो मुझे रोक देना, ठीक है। और ठीक, उसके बाद हाँ। सर आपने हम्म, अभी एनर्जी बैंड का जो ग्राफ कराया था, हम्म, उसमें आप एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में रिपीट कर सकते हैं? एनर्जी बैंड का कौन सा ग्राफ? अभी जो बैंड हम मतलब लोग, एनर्जी और इंटर एटॉमिक स्पेसिंग का। अच्छा अच्छा वो वाला, उसको अभी छोड़ दो। तुम्हें इतना जो मैंने अभी भी जो 5 मिनट बताया वो समझ में आ गया तो उतना काफ़ी है, ठीक है। ओके सर। हाँ वो तुम पहले एक बार खुद से पढ़ लेना, तो उसके बाद अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता दूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से अब तुम पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वो अगर मैं वो नहीं भी बढ़ाता ना तो भी तुमको बस सीधे इतना बढ़ा के आगे बढ़ जाता तो तुमको लगता है तो बहुत इजी है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल बताने में वो एक फोबिया सा हो जाता है कि ये तो बड़ी मुश्किल सी चीज़ है, अगर आप देखने में टफ लग रहा है, ठीक है। वो जनरली टीचर वो पढ़ाते भी नहीं है, सीधे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की डेफिनेशन दी, आगे बढ़ गए, ठीक है। तो बस ये कि हमें कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, इसलिए मैंने वो बात बताई थी कि सॉलिड में ये स्प्लिटिंग होती है और गैस में और लिक्विड में नहीं होती, उतना बताने के लिए मैंने वो ग्राफ दिखाया था, ठीक है। इनफैक्ट मैं तुम्हें बताऊँ, मेरे पास जो है टीचिंग के लिए आते हैं वैकेंसी पूछने के लिए लोग, तो अभी लास्ट ईयर एक इलेक्ट्रॉनिक्स के ही एक असिस्टेंट लेक्चरर किसी कॉलेज के रहे होंगे, अब इस समय तो कॉलेज बंद काफ़ी हो रहे हैं तो सैलरी वैलरी नहीं मिल रही है टीचर्स को, तो वो आए थे कि आप पढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटी के लिए। तो मैंने उनसे, इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड था तो मैंने उनसे यही पूछ लिया बैंड स्ट्रक्चर। मैंने पूछा कि बैंड स्ट्रक्चर किन में होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन होता है, तो उनको ये सारी बेसिक चीज़ें नहीं पता थी और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर थे। तो ऐसा होता है कि कई बार हम बहुत हाई फाई चीज़ें पढ़ते हैं और बेसिक्स नहीं पता होती हैं, ठीक है। ये सॉलिड में ही केवल बैंड स्ट्रक्चर होता है, ये पॉइंट मैं उनसे 2-3 तरह से मैंने पूछा, उनको पता ही नहीं था, ठीक है। तो जो चीज़ पढ़ो उसका प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट बस पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये सारा बताया। अदरवाइज उस ग्राफ का कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में केवल ये आता है कि बैंड स्ट्रक्चर के बेसिस पर कंडक्टर और इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर इनको डिफाइन करो, ठीक है। तो उसके बेसिस पर तुम ये डायग्राम बना करके डिफाइन कर देते हो बस, ठीक है। उतने अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें बस इतना ही चीज़ है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा था। अच्छा, अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? तो इंट्रिंसिक मैंने भी बताया कि प्योर है, जिसमें कि सिलिकॉन है या जर्मेनियम, ये 2 सेमीकंडक्टर हम पढ़ते हैं। कार्बन सेमीकंडक्टर में नहीं आता, कार्बन इंसुलेटर में आता है, ठीक है। हालांकि कार्बन से के जो जैसे ग्रेफाइट है इस तरह का कुछ होगा, तो वो चीज़ हम अभी नहीं देख रहे, अभी हम प्योर नॉर्मल कार्बन हमारा किस फॉर्म में होगा। चलो कार्बन के तो अलग अलग एलोट्रोप्स होते हैं तो हम उनकी अभी बात नहीं कर रहे, अभी हम सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सिलिकॉन जर्मेनियम में मैंने तुम्हें क्या दिखाया? मैंने दिखाया कि एक सिलिकॉन एटम 4 सिलिकॉन से सराउंडेड होता है, क्योंकि हम प्योर बात कर रहे हैं तो और कोई एटम नहीं होगा, ओनली सिलिकॉन ही है पूरे में। तो अब 4 से सराउंडेड होता है, मतलब 4 से बॉन्डेड होता है, तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से चला जाए अपनी पोजीशन से, बॉन्ड ब्रेक करके वो निकल गया एनर्जी लेके, तो इसका मतलब क्या है कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ गया, ठीक है। अभी ये जो बॉन्डेड फॉर्म में ये वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, और जब वो फ्री हो गया, अलग आ गया, बाहर निकल गया, तो ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्शन बैंड की एनर्जी पे पहुंच गया, ठीक है। एनर्जी वाइज देखोगे तो वो कंडक्शन बैंड में आ गया जंप करके। तो मैं सेम पिक्चर को इस बॉन्डेड डायग्राम में और सेम पिक्चर को कंडक्शन और वैलेंस बैंड के डायग्राम में दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन और इनमें ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर और भी सिलिकॉन होंगे तो मैं एक और सिलिकॉन यहाँ पे ले लेता हूँ, तो इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके जैसे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसी तरह से इसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। तो
ये बॉन्ड है, 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 और इसी तरह से सब तरफ बॉन्ड और एक्सपेंड कर सकते हो। अब मैंने तुमसे ये कहा कि यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ। कैसे ब्रेक हुआ? एनर्जी कहीं से मिली इसको, तो ये हाई एनर्जी में फ्री होकर के चला गया। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को गायब कर दिया मैंने, और ये इलेक्ट्रॉन जा कर के ये फ्री हो गया, फ्री हो गया। अब इस चीज़ को मैं बॉन्ड डायग्राम, एनर्जी डायग्राम में दिखाऊंगा, तो ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इसको मैं जंप करा देता हूँ। यहाँ से ये जंप करके यहाँ आ गया। ठीक है, नीचे से गायब हो गया है तो नीचे से हटा देते हैं, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया। ठीक है, इस गैप का नाम क्या है? होल। ठीक है, दिस इज सिंबल फॉर होल। अच्छा, अब ये होल भी एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये बात मुझे भी आगे बतानी थी। अभी हमने इलेक्ट्रॉन देखा कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब ये होल जो है ये बड़ा अनस्टेबल है, इसको ये मतलब समझ लो भूखा बैठा हुआ है कि कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाए तो मैं अपना बॉन्ड बना लूँ, क्योंकि इसके लिए वो लोएस्ट ओरिएंटेशन है। तो अब एक तो ये हो सकता है कि कोई दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन इसके जंगल में फंस जाए कहीं, और से इलेक्ट्रॉन इसके पास से निकला और इसने खींच लिया। ठीक है, और यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसमें क्या होगा? इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है, एनर्जी हो सकता है कि विजिबल रेंज में हो, तो हमारा एलईडी का प्रोसेस होता है इस तरह से कि उसमें विजिबल एनर्जी रेंज का फोटोन निकलता है। ठीक है, या हो सकता है वो यूवी या आईआर में हो, मोस्ट प्रोबेबली आईआर में होती है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि इसने दूसरे इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को इसने ब्रेक करके यहाँ ले लिया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन हमने अभी, ये जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाके भरने में कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, तो जैसे ये यहाँ बॉन्डेड है वैसे ही वो वहाँ जाके बॉन्डेड हो जाएगा, तो एनर्जी वाइज तो इन दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों सेम ही चीज़ है। कहीं और भी बॉन्ड, मतलब ये तो मैंने बिल्कुल ही पास से ले लिया, बट कहीं दूसरा सिलिकॉन हो, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को आना हो, तो इनिशियल और फाइनल लेवल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बस ये कि यहाँ से ब्रेक होना है, बॉन्ड को ब्रेक होना है, तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स का एक फिनोमिना होता है टनलिंग। टनलिंग में ये कहा जाता है कि अगर मान लो किसी एक एनर्जी लेवल, ये एक एनर्जी लेवल है, यहाँ पे एक एनर्जी लेवल है, ठीक है, और वहाँ तक जाने के लिए एक वॉल है, एनर्जी वॉल समझ लो कि एक एनर्जी की, उसको मिनिमम इतनी एनर्जी लेकर के क्रॉस तभी कर पाएगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं आ सकता, उसको मिनिमम ये हाई एनर्जी स्टेट में जा कर के ही क्रॉस करना है। तो ये तो मैंने नॉर्मल चीज़ बताई कि ऐसा तुम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ी है केमिस्ट्री में कि एक एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी अगर मिल जाए तो प्रोसेस हो जाता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि इतनी एनर्जी ना मिले तब भी एक प्रोबेबिलिटी होती है कि वो इस स्टेट से स्टेट में जा सकता है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तुम लोग को यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो उतनी एनर्जी ना मिले तो भी वो शिफ्ट हो जाए, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि फाइनली क्योंकि मतलब क्यों, तो देखो क्वांटम मैकेनिक्स आंसर देगी, वो मैं अभी यहाँ पे नहीं ले रहा, मैं ऑलरेडी एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की कि वो बिना उतनी एक्स्ट्रा एनर्जी लिए भी वो यहाँ से यहाँ जा सकता है। ठीक है, बस इनिशियल और फाइनल एनर्जी स्टेट में लेवल जो है एनर्जी का, या तो एनर्जी थोड़ी नीचे हो जाए या सेम एनर्जी लेवल पर हो जाए। ठीक है, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है विदाउट टेकिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से तो एक्टिवेशन एनर्जी का हम डिफाइन ही क्यों करते हैं? तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इस तरह का क्रॉस होना। ठीक है, ओके, हाँ। अच्छा, अब ये यहाँ पर हम लोग, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे मान लो कि इसको थोड़ी सी एनर्जी मिल गई, उससे ब्रेक होकर के वहाँ पहुँच गया, या जैसे भी सिचुएशन है, तो उससे क्या होगा? उससे मेन पॉइंट हमारा क्या है? मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया, और ये जो होल था, पहले वाला जो होल था वो फिल हो गया। ठीक है, वहाँ पे बॉन्ड बन गया, तो वो होल हमारा फिल होकर के नई जगह होल पहुँच गया। तो इसमें क्या हुआ? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह गया और उसके उल्टी डायरेक्शन में होल मूव कर गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मोशन हुआ इसको हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज का मोशन हुआ। होल हमारा एक तरह से पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट चलता है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में
या इवन एक्सट्रिंसिक में भी ये बात ट्रू है। अगर मान लो मैंने एक बैटरी लगा दी, एक सेमीकंडक्टर के एंड पर मैंने बैटरी लगा दी, और बैटरी की वजह से सेमीकंडक्टर है तो थोड़ी तो उसमें कंडक्टिविटी है, ठीक है, बहुत कम है लेकिन है, तो उसमें बहुत वीक करंट फ्लो होगी। तो जो करंट फ्लो होगी उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है और होल भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि होल का मूव करने का मतलब है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड को ब्रेक करके दूसरे पे जाके बैठे, और फ्री इलेक्ट्रॉन तो उसको तो कहीं बॉन्ड बनाना नहीं है, वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और वो अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ से वो मूव करके यहाँ पहुँच गया, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में तो उसको बस फ्रीली चलना है, उसको किसी के साथ हाई हेलो नहीं बोलना है। और होल के साथ क्या प्रॉब्लम है कि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर के जब यहाँ फिट होगा तब होल मूव करेगा। तो किसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी? कौन मोबिलिटी याद है? म्यू हमने सिंबल दिया था, कौन से रिलेशन में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था? यस सर। ये किस कौन से वाले रिलेशन में था? किस किस का रिलेशन था ये? उसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूँ मोबिलिटी किसकी हाई होगी? तो मोबिलिटी का मतलब है कि मैं पूछ रहा हूँ कि सेम ई के लिए किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ऐसे सोचो, मोबिलिटी हाई होने का मतलब है कि सेम ई रख दो, सेम ई, तो किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी? कौन ज़्यादा तेजी से मूव करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन या होल? हाँ, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हाई होती है। फ्री म्यू ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ होल। और जो करंट फॉर्म होता है वो करंट दोनों के मोशन के से फॉर्म होता है। करंट हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन से भी फॉर्म होता है, और अगर मैं करंट लिखूं तो करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट इज ड्यू टू होल्स, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन को ई लिख दिया मैंने, ई माइनस, और एच को होल लिख दिया, होल हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। थोड़ा थोड़ा फील आया? फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करा तो क्या हुआ? फ्री इलेक्ट्रॉन तो आराम से, मतलब वो बस एक इलेक्ट्रॉन को फ्री होना है, कंडक्शन बैंड में पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, तो अब वो फ्री है मूव करने के लिए, ठीक है। और होल को मूव करना है तो क्या होना है? होल को मूव करने के लिए वैलेंस बैंड का ही एक इलेक्ट्रॉन जा करके होल में बैठेगा, और वहाँ पे जहाँ पे वो पहले था वहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया। इस तरह से होता है, ठीक है। आस्था तुम बताओ, तुमको कितना समझ में आ रहा है? पिछली क्लास में तुम नहीं थे बट आज रिकैप हुआ, समझ में आया? बैंड स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा? हाँ सर, आ गया समझ में। अच्छा, ओके, ठीक है। और ये होल और इलेक्ट्रॉन का सब लोगों को आ गया समझ में? चलो अब मैं ये Yes, तो sir. हाँ, ये हो गया इंट्रिंसिक। एक बार थोड़ा सा यहाँ पे बुक से इंट्रिंसिक में दिखा देता हूँ मैं क्या क्या है। हाँ, इंट्रिंसिक में एक ये रिलेशन है, एन ई इज इक्वल्स टू एन एच इज इक्वल्स टू एन आई, ठीक है। एन ई और एन एच क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एन एच इज नंबर डेंसिटी, एक्चुअली नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैं जरा हटा देता हूँ हाईलाइट, उससे दिखने में दिक्कत हो रही है। एन ई इज नंबर डेंसिटी ऑफ, ये कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो इसको, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं यानी कि उतनी स्पेसिस नीचे होल के लिए क्रिएट होगी, तो उतना ही होल होता है, ठीक है। और ये जो एन ई और एन एच है, इसी को ही हमने एन आई बोल दिया। एन आई इज कॉल्ड इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है। एन आई कोई नई चीज़ नहीं है, एन ई और एन एच इक्वल है, ठीक है। एन ई एन एच, इसके लिए तुम सिंबल एन ई का ओनली यूज़ कर सकते हो, ओनली एन एच का यूज़ कर सकते हो, बट इन्होंने क्या कर दिया, इसी को एन आई नाम दे दिया, जो कि एन एच और एन ई दोनों के लिए यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग यहाँ से मैं रीडिंग करवाऊँ या तुम लोग सेल्फ स्टडी कर लोगे? जितना मैंने पढ़ाया, मतलब यहाँ जो लिखा है मैंने वो पूरा बता दिया है, ठीक है। एक एक चीज़ बता दी है, बस ये कि यहाँ से हम रीडिंग करते हैं तो सर हाँ हाँ बोलो। सर, ये NI मतलब इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, इसका मतलब बस यही है ना कि नंबर ऑफ हाँ, इंट्रिंसिक में जो कैरियर कंसंट्रेशन है, कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स हैं, ठीक है। और दोनों की वैल्यू इक्वल है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में हम जिनकी बात कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जंप करके ही पहुंच रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, ठीक है।
चलो अच्छा, ये तुम लोग पढ़ लेना यहाँ तक। और फिर मैंने ये भी तुम्हें बताया अभी, आई इक्वल टू आई ई प्लस आई एच, करंट हमारा इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों की वजह से है। ठीक है, यहाँ पे ये इन्होंने बॉन्ड डायग्राम बना करके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का दिखाया है कि हर एक बॉन्ड में दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। सर जो आई ई और आई एच है वो तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली सेम होना चाहिए ना, क्योंकि अच्छा अच्छा, अगर नहीं नहीं नहीं, आई का फॉर्मूला बताना जरा, वो जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, वी डी, जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, एन ई वी डी। एन ई ए बी डी। ठीक है, अच्छा। नंबर डेंसिटी तो सेम है। ठीक है, ये तुम कहना चाह रहे हो कि एन ई और एन एस तो इक्वल है, इसलिए करंट सेम होना चाहिए, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है म्यू इंटू ई। तो तुमने सेल तो वही लगाया है, एक ही सेल है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम जनरेट हो रहा है, तो म्यू दोनों के लिए अलग अलग है। होल और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अलग अलग है, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग हो जाएगी, तो करंट अलग अलग हो जाएगा। तो करंट में इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, होल का कम होगा। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब ये डायग्राम, इसमें क्या है, जो मैं होल जनरेशन बता रहा था वही चीज़ है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन ये थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पर होल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये होल फॉर्मेशन बताया। फिर यहाँ पर इन्होंने होल का मोशन बताया कि साइट 2 से साइट 1 पे इलेक्ट्रॉन चला गया। पहले साइट 1 पे, यहाँ पे देखो, साइट 1 पे था पहले होल, लेफ्ट वाले डायग्राम में। ठीक है, लेफ्ट वाले डायग्राम में साइट 1 पे होल था पहले। अब यहाँ पर साइट 1 पे इलेक्ट्रॉन चला गया, तो होल कहाँ गया, साइट 2 पर आ गया। तो इलेक्ट्रॉन मूव किया फ्रॉम साइट 2 टू साइट 1 एंड होल मूव किया फ्रॉम साइट 1 टू साइट 2। ठीक है, तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये एनर्जी डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर कि हमारा पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जब एनर्जी मिली तो क्या हो गया, एनर्जी मिली तो यहाँ पर ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन आ गए और नीचे 4 होल क्रिएट हो गए। ठीक है, पहला डायग्राम T इक्वल टू 0 केल्विन पर है। बोलो मानसी। सर होल की वजह से जो करंट जनरेट होगा और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो जनरेट होगा वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, हाँ बिल्कुल। तो वो कैंसिल नहीं कर देंगे एक एक मिनट एक दूसरे मिनट एक मिनट एक मिनट, तुमने थोड़ा सा गलत बोल दिया। होल, मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो मूव किया वो ऐसे मूव किया। ठीक है, तो होल किधर मूव किया, उसके अपोजिट मूव किया। ठीक है, अब ये बताओ, इलेक्ट्रॉन राइटवर्ड जा रहा है, इसका मतलब करंट किधर जा रही है, लेफ्ट जा रही है। ठीक है, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। और होल पॉजिटिव चार्ज है, वो अगर लेफ्टवर्ड जा रहा है तो करंट किधर जा रही है, लेफ्ट। तो करंट दोनों की सेम है। अच्छा ठीक है, ओके सर। ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे ये तुम्हें डायग्राम समझ में आ गया कि 0 केल्विन पर पहला वाला T इक्वल टू 0 पर बनाया है, तो हमारा ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, पूरा खाली है यहाँ पर। ठीक है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, पूरा फ्री है रीजन। और जब हमारा टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन हो गया तो कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुँच गए ऊपर। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पे हो गई वैकेंसी। ठीक है, अच्छा, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर आते हैं। एक्सट्रिंसिक में हम क्या कर रहे हैं, कुछ इम्प्योरिटी मिला रहे हैं। इम्प्योरिटी 2 टाइप की होती हैं, एक होती है पी टाइप और एक होती है एन टाइप। ठीक है, तो पी टाइप में हम कैसा करते हैं, जो हम जो इम्प्योरिटी मिला रहे हैं उसको कहते हैं डोपेंट। ठीक है, द डेलिबरेट एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक है, प्रोसेस का नाम हो गया डोपिंग। एंड जो हम इसमें मिला रहे हैं, जो इम्प्योरिटी एटम्स हैं, दे आर कॉल्ड डोपेंट। इम्प्योरिटी एटम्स आर कॉल्ड डोपेंट्स। ठीक है, अच्छा, सच अ मटेरियल इज कॉल्ड अ डोप्ड सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर में हमने जब डोपेंट मिला दिया तो जो बना उसको कहते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर। डोपेंट हैज़ टू बी सच दैट, हम किसी भी एटम को उठा करके डोपेंट की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट हैज़ टू बी सच दैट इट डज नॉट डिस्टॉर्ट द ओरिजिनल प्योर सेमीकंडक्टर लैटिस।
लेटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो उसका है वो ब्रेक ना हो। ऐसा नहीं हो कि जो तुमने इम्प्योरिटी मिलाई उसका एटम का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, साइज लगभग कंपेरेबल होना चाहिए जिसमें तुम मिला रहे हो उसके एटम्स के, ठीक है। एंड इट ऑक्यूपाइज ओनली अ वेरी फ्यू ऑफ द ओरिजिनल सेमीकंडक्टर एटम साइट्स इन द क्रिस्टल, ठीक है। सपोज 10⁶ साइट्स में से ओनली 1 साइट पर हमारा डोपेंट बैठा हुआ है, ठीक है। इस रेशियो में लाइक मैं अंदाजा बता रहा हूँ कि आउट ऑफ 10⁶ एटम्स ऑफ सिलिकॉन इंट्रिंसिक में केवल एक सिलिकॉन एटम को हमने हटा करके उसकी जगह पे डोपेंट या इम्प्योरिटी वाला एटम डाला है, ठीक है। A necessary condition to attain this is that size of the dopant and the semiconductor atom should be nearly same, ठीक है। आगे, there are 2 types of dopant used in doping, the tetravalent silicon और जर्मेनियम। इंट्रिंसिक जो होता है वो हमारा टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो अब हम इसमें 2 तरह के डोपेंट पढ़ रहे हैं। पहला पेंटावेलेंट जिसमें वैलेंसी 5 है, फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, ठीक है। यूजुअली आर्सेनिक सबसे ज़्यादा यूज होता है क्योंकि तुम साइज वाइज देखो तो आर्सेनिक इज बेस्ट। और दूसरा क्या है पेंटावेलेंस के बाद, दूसरा है टेट्रावेलेंट, लाइक इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम। इसमें बोरॉन सबसे बेटर रहता है, सिलिकॉन के लिए बोरॉन अच्छा रहेगा, जर्मेनियम के लिए एल्यूमिनियम अच्छा रहेगा, ठीक है। वी शैल नाउ डिस्कस हाउ द डोपिंग चेंजेस द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब देखो मैं पहले यहाँ पे पहले समझा देता हूँ। तुमने यहाँ पहला स्ट्रक्चर देखो, पहला वाला पिक्चर देखो। पहली पिक्चर में सेंटर में कौन है, 5 वैलेंसी वाला एटम है, पेंटावेलेंट। 5 वैलेंसी वाले में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन, देखो बड़ा सा करके दिखा देते हैं, एरो जहाँ पर आकर के ब्लैक एरो जहाँ पे एंड हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन इस पेंटावेलेंट का वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इसके सराउंडिंग में तो सारे टेट्रावेलेंट सिलिकॉन्स हैं, ठीक है। ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सब टेट्रावेलेंट है, 4 वैलेंसी वाले हैं। तो इसके केवल 4 ही तो इलेक्ट्रॉन यूज होंगे बॉन्ड बनाने में। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। बीच में जो 5 वैलेंसी वाला जो पेंटावेलेंट हमने लिया उस जैसे फास्फोरस या आर्सेनिक, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके यूज हो गए बॉन्ड में, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बचा क्योंकि वो दूसरे जो आसपास में जो सिलिकॉन है वो उनके पास कैपेसिटी नहीं है उसके साथ बॉन्ड बनाने की। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा हो गया, ये हमारा इजीली अवेलेबल है क्योंकि किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है। तो ये थोड़ी सी एनर्जी दोगे, अभी तो ये वैलेंस बैंड में होगा, लेकिन वैलेंस बैंड में इसको तुम थोड़ी सी एनर्जी दे दो, ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इसको एनर्जी लेवल में देखो, एनर्जी लेवल इसका कहाँ पर है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा ये एटम है, ये डोनर एटम कहते हैं इसको, ठीक है। जो सेंटर में हमारा +5 वाला है डोनर कोर हो गया, और इस डोनर के पास ये इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट करने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। सिलिकॉन के पास 4 थे, वो नहीं इजीली अवेलेबल थे क्योंकि वो बॉन्डेड फॉर्म में थे, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम ये है। यहाँ पे देखो तुम्हारा नॉर्मल बैंड स्ट्रक्चर तो दिख ही रहा होगा। यहाँ पर एक इन्होंने ईडी और दिखाया है, ईडी ये क्या है, डोनर एनर्जी लेवल है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता जिसमें कि डोनर नहीं है, पेंटावेलेंट कोई भी एटम नहीं है, तो उसमें क्या होता, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे वो नीचे होते, ठीक है। ये इस रीजन में होते सारे इलेक्ट्रॉन, और जो एनर्जी ले करके ऊपर जाते तो वो इतना बड़ा गैप जो कि 3V से लेस का है, वो उतनी एनर्जी मिलती तो चले जाते ऊपर, ठीक है, जिसके कि चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर में एटलीस्ट कंडक्टर के कंपैरिजन में तो कम ही चांस है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाएगा कंडक्शन बैंड में, तो उसके चांसेस कम थे। लेकिन इस डोनर के आने से क्या हुआ, डोनर का वो जो इलेक्ट्रॉन 5वां इलेक्ट्रॉन था वो किस एनर्जी लेवल पर है, वो इस वाली एनर्जी लेवल पर है, ये जो ईडी लिखा हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पर है, ठीक है। मैंने भी तुम्हें बताया था ना कि सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डेड हैं, और इस पेंटावेलेंट के भी 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं। तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो किस लेवल पर है, वो इस एनर्जी के लेवल पर है, ठीक है, नीचे वाली एनर्जी लेवल पर। लेकिन वो जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ कहीं पर है, जो कि कंडक्शन बैंड से बहुत जरा सी से गैप पर नीचे अवेलेबल है। यानी इस इलेक्ट्रॉन को अगर कंडक्शन बैंड में जाना है तो जरा सी एनर्जी मिल जाए वो पहुँच जाएगा ऊपर, ठीक है।
तो अगर तुमको ये डोनर वाला एनर्जी लेवल बनाने के लिए डायग्राम आए तो ये बनाना है, ठीक है। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड तो नॉर्मली दिखा दिया, और एक तुमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के केस में एक एक्स्ट्रा लेवल दिखा दिया जो कि कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे है। और कितना एनर्जी गैप है? 0.01 ईवी, जबकि ये एनर्जी गैप करीब 1 ईवी से लेकर के 3 ईवी के लगभग के बीच का है, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई? तो सर मेरे को ये डोनर वाली बात समझ में आई। अच्छा, अगर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, सिलिकॉन, सारे सिलिकॉन एटम है तो हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर मैंने कहीं कहीं पर एक सिलिकॉन की जगह पर मैंने बैठा दिया है पेंटावेलेंट आर्सेनिक या फॉस्फोरस को, तो उसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन, अब वो सराउंडेड तो सिलिकॉन से है, तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, जो कि मैंने अभी यहाँ बॉन्ड डायग्राम दिखाया था, ठीक है। ये तो ट्राई वाला हो गया, ये पेंटा वाला, ठीक है। यहाँ पर मैं अब तुम्हें फोकस करवा रहा हूँ इस 5th इलेक्ट्रॉन पर, दिखा 5th जहाँ पे एरो जाके एंड हो रहा है, Yes, sir. वो इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, वो बॉन्डेड नहीं है, लेकिन अभी वो फ्री भी नहीं है, अभी वो इस फास्फोरस के या आर्सेनिक के न्यूक्लियस के फील्ड में है, ये इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में है, ठीक है। लेकिन ये बॉन्डेड भी नहीं है, इसलिए ये बहुत इजीली निकल सकता है। इसको थोड़ी सी एनर्जी दी, ये निकल गया। निकलने गया मतलब क्या हुआ कि वो कंडक्शन बैंड में आ गया, ठीक है। यानी कि इसकी खुद की एनर्जी तुम वो बैंड डायग्राम में कहाँ बनाओगे? तो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे बनाओगे। अब आ गया समझ में? हाँ सर। ठीक है, कंडक्शन बैंड जो हमने अभी बनाई थी, ये कंडक्शन बैंड, तो उसके जस्ट नीचे मैंने ये डोनर लेवल बना दिया है, और ये वैलेंस बैंड है, ठीक है। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये सारे जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? ये एनर्जी वैलेंस बैंड में होंगे, ठीक है। ये सब वैलेंस बैंड में भरे हुए हैं। लेकिन ये जो मैंने अभी 5th इलेक्ट्रॉन की बात करी, ये 5th इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? ये इस डोनर एनर्जी लेवल पर है, ठीक है। और कोई अगर मान लो फ्री हो गया, यही अगर फ्री होके बाहर किसी एटम के फील्ड से बाहर आ गया, तो कहाँ आ जाएगा? ये कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसको कितनी एनर्जी चाहिए? बस 0.01 ईवी की बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, ठीक है। 0.01 ईवी तो उसको ऐसे आराम से मिल जाएगी नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक है। सर एक डाउट है, बोलो, बताओ। सर ऐसे क्या फॉरबिडन गैप में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं? वो फॉरबिडन इंट्रिंसिक सिलिकॉन के लिए था, ठीक है। इंट्रिंसिक सिलिकॉन के लिए वो फॉरबिडन था। यहाँ पे ये एनर्जी लेवल अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सर ये तो फॉस्फोरस आ गया, तो फॉस्फोरस ने तो अब वो जो हमने डिस्कशन किया था वो सारा तो ये उसके लिए था, ओनली सिलिकॉन के लिए, प्योर के लिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब क्रिस्टल एनर्जी लेवल पेंटावेलेंट का थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट तो है ही ना, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है नहीं। अभी तक हमने जो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड बनाए थे और बीच में फॉरबिडन गैप दिखाया था, वो किस कॉन्टेक्स्ट में था? जब सारे इलेक्ट्रॉन या तो बॉन्डेड हैं या वो फ्री हैं। बीच की स्थिति तो थी नहीं, जैसा इस 5th इलेक्ट्रॉन की स्थिति है वैसा इलेक्ट्रॉन था ही नहीं तब, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर है, ठीक है, जो हमने ईडी लिखा, ठीक है। ओके। अच्छा, अब ये जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें कि पेंटावेलेंट डोपिंग है, उस इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए नाम क्या देते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप क्यों बोलते हैं? एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एन इज नेगेटिव। नेगेटिव किस के लिए बोला जा रहा है? कि ये जो हमारा इसमें चार्ज कैरियर फ्री वाला है, जो कि किसका कौन मेजॉरिटी में होगा यहाँ पर? होल होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल ज़्यादा होंगे कि होल ज़्यादा होंगे यहाँ पर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जितनी इम्प्योरिटी है वो हर कोई एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर होल्स होंगे। जो हमने इंट्रिंसिक की बात करी थी वो चीज़ यहाँ पर होगी, लेकिन इंट्रिंसिक के कंपैरिजन में यहाँ पर होल कम होंगे,
कोई बता सकता है क्यों कम होंगे? इंट्रिंसिक वाली मैकेनिज्म यहाँ पर लगेगी। इंट्रिंसिक वाली मतलब कि जो जो सिलिकॉन सिलिकॉन के जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड भी ब्रेक हो सकते हैं, वो ब्रेक हो गए तो एक होल क्रिएट हो गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अनबैलेंस्ड फॉर्म में यानी कि एक्स्ट्रा हमारे पास ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसको ऑलमोस्ट फ्री मान सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर वो उतनी एनर्जी 0.01 ईवी जनरली मिली जाती है, तो ये सारे तुम मान लो फ्री हैं। ठीक है, तो अब इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन तो हो गए जिन्होंने बिना होल बनाए वो फ्री हुए हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, इसने होल नहीं क्रिएट किया है। ठीक है, और कहीं पर अगर बॉन्ड ब्रेक होकर के इलेक्ट्रॉन निकला है तो वो होल बना करके निकलेगा। ठीक है, तो अब ये बताओ कि यहाँ पर होल इंट्रिंसिक के कंपैरिजन में यानी प्योर सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में कम क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर होल फिल करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा हैं तो होल के एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे कहीं होल बना तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन सब तरफ छाए हुए हैं तो कोई ना कोई वहाँ आकर के बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स इंट्रिंसिक के कंपैरिजन में और कम हो गए और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो ओवरऑल क्या इफेक्ट होगा? ओवरऑल ये एन टाइप सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक से ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा। ठीक है, हम कंपैरिजन केवल एन टाइप और इंट्रिंसिक का कर रहे हैं। ठीक है, कंडक्टर जैसा नहीं कि मेटल के जैसा कंडक्टर हो जाए, वैसा नहीं, लेकिन इंट्रिंसिक से ये बेटर कंडक्टर होगा क्योंकि यहाँ पे फ्री चार्ज कैरियर ज़्यादा हो गए। ठीक है, बोलो समझ में आई बात? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा अच्छा एक चीज़, एनर्जी गैप जो हमने अभी पढ़ा था इंट्रिंसिक वाला, वो एक वैल्यू तुम जरा याद रखो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन गैप जो ईजी होता है जर्मेनियम में 0.72 ईवी होता है और 1.1 होता है सिलिकॉन के लिए, फॉर सिलिकॉन। ठीक है, और जो हमने अभी डोनर एनर्जी लेवल देखा वो कितना नीचे था? 0.01 से लेके 0.05 ईवी तक। ठीक है, अच्छा नहीं, जर्मेनियम में 0.01 है, सिलिकॉन में 0.05 ईवी है। ठीक है, ये डोनर एनर्जी लेवल सर का आपने जो सिलिकॉन के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या बोला? 1.1 ईवी। ठीक है, ये Eg की वैल्यू है ओके सर। सिलिकॉन के लिए 1.1 एंड जर्मेनियम के लिए 0.72। जो तुमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना, सेमीकंडक्टर में गैप लेस देन 3 ईवी होता है। ठीक है, वो गैप की एग्जैक्ट वैल्यू सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए ये है। ठीक है, और 0.01 0.05 जो मैंने सर्किल किया है वो क्या चीज़ है? वो डोनर का एनर्जी लेवल जो कंडक्शन बैंड के लोएस्ट लेवल से कितना नीचे है। ठीक है, तो ये वो चीज़ हो गई जो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए डोनर से। ठीक है, चलो, तो ये मेन चीज़ समझ में आ गई। अब मैंने ये बताया था तुम्हें कि अभी अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फार फार मोर देन होल्स। एक तो एन ई बढ़ाने के लिए हमने जितना हमने वो इम्प्योरिटी डाली है वो तो है ही। ठीक है, इम्प्योरिटी तो एन ई को बढ़ा ही रही है, और दूसरा मैंने तुम्हें फैक्टर बताया कि होल उतने भी नहीं रहे जितने कि इंट्रिंसिक में थे। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों की वजह से एन ई इज़ फार फार ग्रेटर देन एन एच। ठीक है, और एक फॉर्मूला यहाँ पे नहीं दिया है, हम लोगों ने अभी एन आई पढ़ा था ना, एन आई जो कि इंट्रिंसिक में एन ई और एन एच के इक्वल था। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि अगर हमारा डोप्ड सेमीकंडक्टर है, चाहे वो पी टाइप हो या एन टाइप हो, दोनों के लिए एन आई स्क्वायर इक्वल टू एन ई इंटू एन एच। और एन आई तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेंसिटी थी, तो एन आई स्क्वायर कांस्टेंट है। ठीक है, तो एन ई इंटू एन एच तुम डोपिंग करोगे तो या तो एन ई बढ़ेगा, जैसे हमने अभी एन टाइप पढ़ा उसमें एन ई बढ़ता है, तो एन एच उसी रेशियो में कम हो जाएगा क्योंकि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है। ठीक है, दिस इज कांस्टेंट। समझ में आया? ये थोड़ा सा मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जेई में क्वेश्चन करोगे तो इसमें ये यूज होगा। ओके। ठीक है, एन आई कौन था? हमने इंट्रिंसिक में पढ़ा था जहाँ पे शिविका ने क्वेश्चन पूछा था एन आई का क्या मतलब है। ठीक है, तो वो एन आई वहाँ पर हमने एन ई इक्वल टू एन एच इक्वल टू एन आई पढ़ा था।
ठीक है, मैंने तब तुमसे कहा था कि हम Ni की जगह पे हम सिंबल Ne ले लें, NH ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ Ni जो है ले लें तो बेटर रहेगा। क्यों बेटर रहेगा? क्योंकि जब हमें उस Ni को यहाँ पर यूज़ करना है, जब डोपिंग हो गई तब हमें ये रिलेशन जो मैंने अभी सामने लिखा है उसमें यूज़ करना है, तो वहाँ पर Ne और NH सिंबल किसके लिए हैं? वो डोपिंग के बाद Ne और NH कंसेंट्रेशन है फ्री इलेक्ट्रॉन और होल के। तो हम उस इंट्रिंसिक वाले NeNH से कंफ्यूज नहीं करना चाहते, इसलिए हमने उनको सिंबल दे दिया Ni। ठीक है, विदाउट डोपिंग जो कंसेंट्रेशन है Ne और NH की वो Ni है, और विद डोपिंग जो है उसके लिए सिंबल हम Ne और NH ले रहे हैं। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, यानी कि अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बढ़ा दे रहे हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से, तो NH को कम होना पड़ेगा। सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर, अगला देखो, पी टाइप में क्या होगा, हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ट्राईवेलेंट क्या होगा में क्या होगा, तो ट्राईवेलेंट का जो डायग्राम देखो, ये ट्राईवेलेंट का डायग्राम है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये जो बोरॉन, सपोज ये बोरॉन है, बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल में? ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो बोरॉन ने एक ये इलेक्ट्रॉन दिया, एक ये दिया, एक ये दिया, 3 तरफ तो उसने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, 3 तरफ तो उसके बॉन्ड बन गए, और चौथे के लिए बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये होल हो गया, दिस इज होल। ठीक है, यहाँ पे कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो बोरॉन जो है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करके बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल कर इधर चला जाए तो होल का मोशन ऐसा हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे होल फिर यहाँ क्रिएट हो जाएगा, और वो पहला वाला होल फिल हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे हम सर ये समझ तो हो गया, लेकिन एक डाउट है। हाँ, तो हम पी टाइप सेमीकंडक्टर क्यों ही बनाते हैं? इसमें तो फिर होल ज्यादा हो गए ना। पी टाइप क्यों बनाते हैं? पी टाइप का अपना यूज़ है, यूजुअली एन टाइप यूज़ होता है ज़्यादातर, लेकिन ट्रांजिस्टर में तो मजबूरी हमें एन पी एन चाहिए। ठीक है, हमें एन पी एन या पी एन पी चाहिए। ठीक है, ट्रांजिस्टर में तीन लेयर बनती हैं, तो 3 लेयर में हमें ऑल्टरनेट चाहिए होता है, तो इस तरह से अपना अपना फंक्शन है। ठीक है, सर बोरॉन कैसे होल बनाएगा, लेकिन उसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो फिर बोरॉन के पास इलेक्ट- 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक की कमी है, तो एक की कमी का मतलब वहाँ पे होल हो गया। वहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन आकर के बैठ जाए तो ये बोरॉन के चारों सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बन जाएंगे। सर लेकिन होल का मतलब तो ये पड़ा था ना कि अगर वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टेंस बैंड में जाएगा तभी तो, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है ना एक्स्ट्रा, 3 तो अच्छा, बॉन्ड। इसको जरा उसमें एनर्जी बैंड डायग्राम में मतलब देख लेते हैं। इसका एनर्जी बैंड डायग्राम कहाँ पर होता है? ये देखो, राइट वाला डायग्राम है। इसमें क्या है, तुमने ट्राईवेलेंट वाली इम्प्योरिटी मिलाई है। ठीक है, तो जितनी जगह पर बोरॉन होगा उतने होल्स क्रिएट हो गए। तो यहाँ पे देखो, ये होल जितने हैं उतने ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, वो बिना फ्री, यूजुअली इंट्रिंसिक में क्या होता है, इंट्रिंसिक में नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तब जाकर के नीचे होल क्रिएट होता है। यहाँ पे क्या है कि जितने तुमने बोरॉन डाले हर कोई अपने एक एक होल के साथ लेके आया है। ठीक है, उसके पास एक एक कमी है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो यहाँ पर जब पी टाइप तुमने वो बनाया, सेमीकंडक्टर बनाया, यानी कि ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई है, तो जितनी इम्प्योरिटी मिलाई उतने तो होल हो गए। और एक देखो, इन्होंने ऊपर इलेक्ट्रॉन दिखाया एक, ये नॉर्मल प्रोसेस से गया है, तो वो एक होल मैंने उसके लिए रख दिया। ठीक है, एक होल नॉर्मल प्रोसेस से क्रिएट हुआ, और इतने सारे बाकी जो होल्स हैं वो सारे इम्प्योरिटी की वजह से आए हैं। ठीक है, इस डायग्राम में। ठीक, अब एनर्जी जरा देखो, तुमने भी कहा कि ये जो होल है उसका उस जो अच्छा, ये जो बोरॉन जो हमने डाला था ट्राईवेलेंट, उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर। ठीक है, एक्सेप्टर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है। ये क्या है, ये है कि अगर मेरा ये सपोज बोरॉन है, ये सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन ने तो चारों तरफ से अपने अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और बोरॉन ने जो है 3 जगह दिए थे। बोरॉन ने 1 2 और 3, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पर एक होल था। ठीक है, अब क्या हुआ कि कहीं और से इलेक्ट्रॉन उसने लिया।
और वो इलेक्ट्रॉन किसी बॉन्ड का पार्ट था, ठीक है, ये किसी और बॉन्ड का पार्ट था। तो अब यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहे हैं इस एनर्जी डायग्राम में कि ये जो एक्सेप्टर जो एनर्जी लेवल है वो हमारे वैलेंस शेल के बहुत पास में है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जंप करके इसमें जाना बहुत इजी है, और उसकी वजह से यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव किया यहाँ से दूसरे इस बोरोन में जो वैकेंसी थी, तो बोरोन की जो वैकेंसी का एनर्जी लेवल है वो ये है, ठीक है, एक्सेप्टर का एनर्जी लेवल, तो वो बहुत पास में है, तो वो जरा सा एनर्जी ले करके वो वहाँ पहुँच के फिल हो सकता है, ठीक है। और इस प्रोसेस में क्या हुआ, होल मूव कर गया, होल मूव कर गया यानी कि करंट फ्लो हो गई, ठीक है। और यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, मेजॉरिटी तुम डायग्राम में देखो तो होल ज़्यादा बने हुए हैं और ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गया होल, ठीक है। तो यहाँ पर ओके हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर इजीली थोड़ी सी एनर्जी लेकर के 0.01 टू 0.05 ईवी की एनर्जी लेकर के कंडक्शन शुरू हो गया। कंडक्शन कैसे शुरू हो गया, होल्स में मोशन शुरू हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन का ये बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका रोल यहाँ पे बहुत कम रहेगा करंट फ्लो कराने में, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम है। होल की ज़्यादा है तो यहाँ उनका ज़्यादा होगा, लेकिन होल की मोबिलिटी कम है, तो ओवरऑल जो यहाँ पे करंट फॉर्म होगा वो, अगर ये एन टाइप होता तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर करंट कम फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ डोमिनेंट चार्ज कैरियर होल है और होल अच्छे मोबाइल होते नहीं है, तो करंट यहाँ पे कम रहेगा सेम वोल्टेज की बैटरी से के कंपैरिजन में, ठीक है। और कोई कुछ पूछ रहा है? सर जो फर्स्ट होल बना था वो सर किसकी वजह से बना था और क्यों बना था? अच्छा, फर्स्ट होल, अच्छा, जो तुम्हारा बोरोन है ना, बोरोन ट्राइवेलेंट है, जी सर। ठीक है। अगर मान लो इस बोरोन को एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए और ये यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर ले, तो ये लो एनर्जी वाली और ये वो है कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ये बोरोन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले करके बॉन्ड बनाना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए ये कहीं और से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और उस प्रोसेस में थोड़ी सी एनर्जी चाहिए 0.01 से 0.05 के आसपास, तो ये किसी और जगह से यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लिया और वहाँ क्या हो गया, वहाँ पे होल क्रिएट हो गया, तो ये होल का मोशन हो गया, ठीक है। इस मोशन में जो इलेक्ट्रॉन मूव किया है वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो ऊपर कंडक्शन बैंड वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो वैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन था तभी तो वो ब्रेक करके गया और यहाँ पे होल क्रिएट हुआ। अगर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा होता तो कोई होल क्रिएट नहीं हुआ होता, ठीक है, समझ में आ गया? यस सर, आ गया समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स में, फ्री इलेक्ट्रॉन और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में अलग अलग उनको देख रहे हैं, ठीक है। अगर हमें होल क्रिएट करना है तो वो वैलेंस बॉन्ड का ही इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड का ही इलेक्ट्रॉन, यानी जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वही क्रिएट कर सकता है मूव करके, ठीक है। वो जब एक जगह से छोड़ करके जाएगा तो जहाँ से गया वो अपनी ओरिजिनल प्लेस पर एक होल क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं जाके होल पे बैठ गया तो उसने अपनी ओरिजिनल प्लेस पे कोई होल क्रिएट नहीं किया, क्योंकि वो कहीं से बॉन्डेड ही नहीं था, पहले वो फ्री था, ठीक है। तो एन टाइप, ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं, पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी होती है और उसमें हमारा एक्सेप्टर लेवल क्रिएट हो जाता है वेरी क्लोज टू द वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड के टॉप के बहुत क्लियर का पास में क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर जो करंट फॉर्म होगी वो पूरे ईजी गैप को उसको फिल नहीं करना है, मतलब जंप नहीं करना है, ये ज़रूरत नहीं है, केवल 0.01 का इतना जंप करके वो यहाँ आ गया और होल तुम्हारा मूव कर गया, ठीक है। चलो, कहानी समझ में आ गई, इस तरह से ये हो रहा है। अच्छा, अब एक ये यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, अच्छा, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था यहाँ पे यूज़ भी हो रहा है वो फॉर्मूला, इसको देख लेते हैं। सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज़ 5 × 10⁻18 एटम्स पर मीटर क्यूब, इट इज़ डोप्ड बाई 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक, ठीक है। आर्सेनिक कैसा है, कैसा क्रिएट करेगा, एन टाइप या पी टाइप? वो एन टाइप। एन टाइप, ठीक है, पेंटावेलेंट है ये। 1 ppm का मतलब
अगर एटम 5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब हैं तो हमने आर्सेनिक के कितने एटम पर मीटर क्यूब मिलाए? पार्ट्स पर मिलियन 10⁻6 में एक 10⁻⁶ हम्म सर कुछ नहीं, मैं -6 बोल रही हूँ, 10⁻⁻। तो कितना हो जाएगा? आर्सेनिक की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? सिलिकन की इतनी है 5 इंटू 10⁻28, तो आर्सेनिक की कितनी हो जाएगी? फॉर एवरी 10⁻6 सिलिकन देर इज 1 आर्सेनिक एटम, 1 ppm का ये मतलब है। तो 5 इंटू 10⁻28 सिलिकन के लिए कितने आर्सेनिक हो जाएंगे? 5 इंटू 10⁻22, 10⁻6 के रेशियो से कम कर दो, ठीक है? यस सर। हाँ अच्छा, आर्सेनिक क्या क्रिएट करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको तुम कह सकते हो कि ये Ne जो हमारा एन टाइप है उसमें ये नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है? एक आर्सेनिक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, ठीक है? तो Ne इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻22 हो गया, ठीक है? अच्छा आगे क्या बोला गया है? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स गिवन दैट Ni इज 1.5 10⁻16। Ni हो गया इंट्रिंसिक, जो Ni हमने फॉर्मूले में देखा था। तो अब देखो तुमको नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए एंड होल्स चाहिए, Ni दे रखा है, तो Ne तो मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें, ठीक है? और NH कैसे आएगा? NH आएगा Ni² अपॉन Ne करके, हमने भी फॉर्मूला देखा था ना, फॉर्मूला क्या देखा था? Ni² इक्वल टू Ne इंटू NH, ठीक है? तो Ni हमारा यस सर। 1.5 10⁻16 होल स्क्वायर, ये हो गया Ni², और Ne से डिवाइड करोगे तो Ne हो गया 5 इंटू 10⁻22, ठीक है? समझ में आ गया क्वेश्चन? सर लेकिन इंट्रिंसिक के केस में तो तीनों इक्वल होते हैं ना। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे तुम्हें कौन सा डाटा तुम्हें लग रहा है कि मुझे चेंज करना चाहिए? मैं सोच रहा हूँ कि Ni जो है वो Ne के इक्वल रखना चाहिए या NH के। अच्छा, ये इंट्रिंसिक नहीं है, यहाँ पे हमने 1 ppm की आर्सेनिक की इम्प्योरिटी मिलाई है, ठीक है? तो ये इंट्रिंसिक नहीं है, इसलिए Ne ग्रेटर आया, NH कम आएगा। NH सॉल्व करके इन्होंने दिया हुआ है 4.5 इंटू 10⁻9, ये NH है, Ne 5 इंटू 10⁻22 है, और Ni क्वेश्चन में दिया था 1.5 10⁻16, ठीक है? तो तुम जो इंट्रिंसिक कह रहे हो ना, तो इंट्रिंसिक में इक्वल, तो अगर मैं आर्सेनिक नहीं मिलाया होता तो इक्वल होते ही है, 1.5 इंटू 10⁻16 Ne और NH दोनों इक्वल होते, ठीक है? जब मिला दिया तो अब हमारा Ne अलग हो जाएगा। अब आर्सेनिक अपने साथ जितने आर्सेनिक के एटम है हर कोई एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, ठीक है? तो कितने आर्सेनिक एटम उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन, तो 5 इंटू 10⁻22, ठीक है? अच्छा, अब इसमें तुम ये कह सकते हो कि ये जो ओरिजिनल Ni थे सिलिकॉन में, इंट्रिंसिक में Ni देखो तो 1.5 इंटू 10⁻16 थे, ठीक है? वो हमने इसमें ऐड क्यों नहीं करे? हमने बस आर्सेनिक वाले ही क्यों ले लिए? हमने जो उसके पास इंट्रिंसिक थे वो क्यों नहीं ऐड करे? कोई आंसर कर सकता है? सर आप क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? मेरा क्वेश्चन ये है, मैं ज़रा डायग्राम थोड़ा सा पिक्टोरियली बनाता हूँ। पहले मेरे पास प्योर सिलिकॉन था, प्योर सिलिकॉन में Ne 1.5 10⁻16 थे और NH भी 1.5 इंटू 10⁻16 थे। अब इस प्योर सिलिकॉन में मैंने मिला दिया सिलिकॉन प्लस आर्सेनिक, ठीक है? इसमें आर्सेनिक मैंने कितना मिलाया है? आर्सेनिक मिलाया है 5 इंटू 10⁻22 एटम्स पर मीटर क्यूब, ठीक है? आर्सेनिक के इतने एटम्स मिलाए हैं। तो मैंने ये कहा कि जितने आर्सेनिक हैं हर आर्सेनिक एक एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो Ne मैंने 5 इंटू 10⁻22 ले लिया, ठीक है? लेकिन ये इसमें सिलिकॉन भी तो है, जो प्योर वाला सिलिकॉन था वो भी तो है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो Ne पहले से प्रेजेंट थे, ये मुझे आर्सेनिक से जितने आए उसमें ऐड नहीं करना चाहिए था क्या? मुझे 1.5 इंटू 10⁻16 को ऐड नहीं करना चाहिए था?
सर निग्लेक्ट कर रहे हैं हम। यस, निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 10 पावर 16 हमारे लिए छोटी सी चीज़ है। क्यों? क्योंकि उसके सामने 10 पावर 22 खड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें 1 लाख रुपये काउंट करके दे रहा हूँ, उसमें मैंने 1 रुपये जो है नहीं दिया तुम्हें, तो तुम कंप्लेन करोगे क्या कि 1 रुपये क्यों नहीं दिया, 1 रुपये कम क्यों नो ले? सर। ठीक है, तो वही समझ लो यहाँ पे। ठीक है, 10 पावर 6 का फ़र्क है ना। 1 लाख तो मैंने गलत बोल दिया, 10 लाख बोलना चाहिए था, 10 लाख में 1 रुपये। ठीक है, 10 पावर 6 मीन 10 लाख। तो इसलिए वो उसको हमने एनी में नहीं ऐड किया। बस आर्सेनिक का इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कि उसके सामने इंट्रिंसिक बहुत कम है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है शिविका, कॉन्फिडेंट हो यस रहे हो? सर। चलो हाँ सर। ठीक है, बस ध्यान से सुनो और अगर हो सके तो थोड़ा सेल्फ स्टडी भी कर लो। ठीक है, अच्छा बात है पीएन जंक्शन। ठीक है, यहाँ से अब एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो रही हैं। अभी तक हमारा जो हुआ है, हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने बैंड स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें इंपॉर्टेंट क्या था? उसमें वही कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बैंड डायग्राम्स। फिर दूसरा हमने टॉपिक पढ़ा इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें भी मेनली वही बैंड स्ट्रक्चर का ही डायग्राम पूछ सकते हैं, तो उसमें एडिशनल एक्सेप्टर लेवल दिखाना है और डोनर लेवल दिखाना है। डोनर लेवल तुम्हारा कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे था पी टाइप में, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे डोनर लेवल था। ठीक है, किस में था ये? एन टाइप वाले में। और पी टाइप वाले में जो नीचे वाली वैलेंस बैंड थी उसके जस्ट ऊपर हमारा क्या था? क्या बोलते हैं उसको? एक्सेप्टर लेवल। ठीक है, ई ए। ठीक, ये तुम्हारा एक्सट्रिंसिक में जो हल्का सा वो है मॉडिफिकेशन है, वो ये मॉडिफिकेशन की ई डी और ई ए दिखा देना है। ठीक है, बाकी तुम नॉर्मली जैसे कंडक्शन बैंड दिखाओगे और यहाँ पे वैलेंस बैंड दिखाओगे, ठीक है, वो तो रहेगा ही। ठीक है, तो ऊपर वाला कौन सा टाइप हो गया? जरा बताओ, ऊपर वाला कौन सा टाइप है? एन टाइप है, और नीचे वाला पी टाइप हो गया। ठीक है, अच्छा बताओ, पी टाइप में पेंटावेलेंट की ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी? ट्राईवेलेंट। ठीक है, तो कनेक्शन ये नहीं है कि पी टाइप में पेंटावेलेंट, कनेक्शन ये है कि पी टाइप मतलब पॉजिटिव, होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर है। ठीक है, अच्छा, होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, इस ये ऐसा क्यों? क्योंकि होल इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिवली चार्ज कैरियर के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ बताओ ज़रा कि मेरा पेंटावेलेंट सपोज आर्सेनिक है। ठीक है, आर्सेनिक के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड हैं और 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि बताओ जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा वो सेमीकंडक्टर, ठीक है, बाकी सिलिकॉन इस तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है सिलिकॉन। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज़ पॉजिटिव चार्ज, हैज़ नेगेटिव चार्ज, इज न्यूट्रल। ठीक है, और कांट से क्या आंसर चूज करोगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल और कांट से? कांट से। अच्छा, क्यों? एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बना था? हमने सिलिकॉन में इम्प्योरिटी मिलाई थी। कौन से एटम्स मिलाए थे? आर्सेनिक के मिलाए थे। सिलिकॉन अपने आप में न्यूट्रल है कि चार्ज्ड है? बोलो। न्यूट्रल। और आर्सेनिक? वो भी न्यूट्रल है। वो भी न्यूट्रल है। आर्सेनिक के हमने एटम मिलाए हैं ना, कोई आयन थोड़ी मिलाए हैं। आर्सेनिक के एटम मिलाए हैं, न्यूट्रल न्यूट्रल मिला करके क्या होगा? न्यूट्रल बनेगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो या पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, होते वो न्यूट्रल है। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, ये जो आर्सेनिक है इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट करने के लिए बैठा हुआ है। अगर इसने डोनेट कर दिया, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा 5th इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब कर दिया। ठीक है, तो ये जो आर्सेनिक होगा ये पॉजिटिव से चार्ज सेंटर बनेगा या नेगेटिव चार्ज सेंटर बनेगा? आर्सेनिक हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव। यस, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा क्योंकि इसने अपनी न्यूट्रलिटी अब लूज कर दी, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो अब इलेक्ट्रॉन किसी से अगर चला जाता है तो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन ओवरऑल
ओवरऑल सब्सटेंस जो है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन भी तो है। जब तुम ऐड करोगे चार्ज तो वो निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आर्सेनिक वो होंगे, आयंस होंगे, और उनका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री होगा घूमने के लिए। इसी तरह से पी टाइप वाले में जो बोरोन सेंट होंगे वो क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठे होंगे एक्स्ट्रा, अपने तो 3 ही थे, चौथा उसने कहीं से ले लिया है, तो वो निगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पी टाइप में हम सोचें कि बोरोन पॉजिटिव होगा, ठीक है। जनरली हम बोरोन को पॉजिटिव से एसोसिएट करते हैं, आर्सेनिक को निगेटिव से एसोसिएट करते हैं, लेकिन यहाँ हो रहा है उल्टा, ठीक है। ओवरऑल सब्सटेंस न्यूट्रल दोनों केस में, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने के बाद आर्सेनिक पॉजिटिव हो गया और बोरोन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद निगेटिव हो गया, और कहीं पर उसने होल जनरेट कर दिया बोरोन ने, ठीक है, और आर्सेनिक ने कहीं पर फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट कर दिया, ठीक है। ओके सर। अच्छा, तुम लोगों को अभी नोट्स नहीं भी बना रहे हो तो कोई बात नहीं है, बस कहीं पे लगे कि मैं कोई चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो उसको एक लाइन लिख लिया। बाकी तुम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो गूगल क्लासरूम पे होंगे, अगर नहीं डाले हों तो मैं आज डाल दूँगा, तो वो उससे तुम लोग आंसर अपने नोट्स बनाओगे, ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। और जो टॉपिक हम डिलीट हो गए हैं उनको नहीं करना है, जैसे ट्रांजिस्टर तो 2 साल पहले ही डिलीट हो गया था, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर नहीं है, और ये गेट्स नहीं है, लॉजिक गेट्स, ठीक है। बट जेई में देखो, जेई का सिलेबस आ गया क्या? मैंने उस समय तो देखा था, तब तक नोटिफिकेशन में तो नहीं था, ब्रोशर में नहीं था सिलेबस। चलो अभी देख लेंगे, तुम लोगों ने नहीं देखा होगा शायद, तो शायद वैसे उन्होंने लिखा था कि डिलीट नहीं करेंगे, और डिलीट नहीं करेंगे तो सर जी मैंने तो इस साल कोई सिलेबस डिलीट नहीं करा है। डिलीट नहीं किया है, हाँ, तो डिलीट नहीं किया है तो फिर, और उन्होंने वो कर दिया है कि जो इंटीजर टाइप होंगे उसमें तो चॉइस दे दी है, लेकिन सिंगल आंसर करेक्ट में चॉइस नहीं दिया है। तो मतलब ऐसे समझा रहे हैं जैसे कि छोटे बच्चों को समझाया जाता है, देते तो सब में देते चॉइस। उन्होंने जो रीजन के साथ दिया है ना कि हम डिलीट नहीं कर रहे हैं लेकिन हम वहाँ पे चॉइस दे रहे हैं, तो अगर वो लॉजिक लगाया जाए तो सिंगल आंसर में भी देना चाहिए था चॉइस, या तो रीजन नहीं देते, बस उसमें चॉइस दे रहे हैं, ठीक है, मान लिया चॉइस दे रहे हो, ठीक है, लेकिन रीजन के साथ दे रहे हो तो फिर। अच्छा चलो, फिर पीएन जंक्शन अभी टाइम क्या हो रहा है? अच्छा टाइम हो गया 10 o'clock हो गया। चलो फिर पीएन जंक्शन में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करता हूँ। इसमें अब हमारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी और हमारा ये टॉपिक हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में फिनिश ही हो जाए, ठीक है। पीएन जंक्शन में हमारा जंक्शन पर जो बैरियर पोटेंशियल और कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनको एक्सप्लेन करेंगे। और मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो कम से कम जो जो टॉपिक तुम्हें लगे कि हो चुका है उसके क्वेश्चंस देख करके समझना कि तुम्हें जो मैंने समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। रादर देन कि मैं तुम्हें बस डेफिनेशन डिक्टेट करवा देता या कहीं से लिखवा देता, उससे ज़्यादा अच्छा है कि मैंने पूरा कहानी की तरह से समझाया है, ठीक है। तुम लोग को आई होप आज की क्लास में समझ में आया हो। कितने सब लोग जरा बताओ मुझे, फील हुआ कि नहीं हुआ? उत्कर्ष, वत्सल, यश, सब लोग बोलो। श्रेया अनम्यूट करो, बताओ जरा, नहीं आया हो तो हाँ सही था आज सर आ का। गया। आ गया, सर रात हो रहा है समझ में। अच्छा चलो ठीक है, तो अब थोड़ा सेल्फ स्टडी कर लो। एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो जब मैच कराओगे मैंने जो समझाया उससे, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो, ठीक है। चलो, तो अभी तक जितना पढ़ाया उससे मार्क्स बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन पीएन जंक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। चलो फिर क्लास ओवर करते हैं। और थर्सडे में देखो, होता है थर्सडे या एक दिन और लग जाएगा कि पीएन जंक्शन पहले पढ़ाऊंगा फिर स्पेशल टाइप डायोड्स पढ़ाऊंगा, तो अभी 2 दिन समझ लो, 2 दिन में फिनिश हो जाएगा। अच्छा तुम लोग का नेक्स्ट क्या डे है? 31st उस दिन ऑफ रखना है कि क्लास रखना है? सर ऑफ। तो कुछ यस पढ़ाई वढ़ाई होगी कुछ? हाँ, और Yes, अच्छा sir, कर लेंगे। इस संडे का टेस्ट अनाउंस्ड है? कुछ है अनाउंस्ड? नहीं सर। कौन सा सब्जेक्ट का नहीं हुआ है टेस्ट? कोऑर्डिनेशन तो अभी जस्ट हुआ है, फिजिक्स का मेरे ख्याल से गैप हो गया काफ़ी। फिजिक्स का रखना है?
photoelectric effect. ओके, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटमिस्ट और वो न्यूक्लियाई मिला के रख लें। Yes, sir. जैसे को जितना तुम लोग तैयार कर पाओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑनली रखना हो तो वो सर भी करो। एटम और न्यूक्लियाई दोनों। जो कहो, जितना तुम कहो उतना रख देते हैं। अब एटम एंड न्यूक्लियाई में न्यूक्लियाई तो ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा सा ही है। एटम दोनों ही चैप्टर कोई बहुत बड़े नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लस एटम न्यूक्लियाई तुम कर सकते हो, जब छुट्टी भी मिल रही है 31 की तो कर लो इस बहाने से, ठीक है। तो Okay, sir. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारे लिए गाइडेंस रहेंगे और 30 मिनट का ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, ठीक है। 30 मिनट सब्जेक्टिव, 30 मिनट ऑब्जेक्टिव। चलो, तो सर डुअल नेचर और एटम और एटम्स न्यूक्लियर न्यूक्लियाई तीनों। तीनों, हाँ। और 31 की छुट्टी है, उसका यूज़ करो, ठीक है। ओके सर। चलो, ओके।